नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दूसरी इकाई में चौथी रचना, जिस रचना का नाम है छापा। इस रचना के रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। दूसरी इकाई छापा, इस कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिस कविता के रचयिता है ओम प्रकाश आदित्य। और इसकी रचना विधा है हास्य। इसकी रचना विधा है हास्य व्यंग कविता। तो आज हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कविता का उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों, यह एक अलग प्रकार की कविता है, जिस कविता पढ़ने से और अर्थ प्राप्त करने से बहुत हंसी आ जाती है। इसलिए इसकी विधा है हास्य व्यंग कविता। कविता के दो अर्थ है, एक अधिकृत अर्थ, और इस पर हास्य किया है कवि ने, इसीलिए इसकी विधा है हास्य व्यंग कविता। देखो कविता में क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। आपको मालूम है हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, विशाल है। यदि भारत देश की तरक्की करनी हो तो उसे धन चाहिए, और धन कहां से इकट्ठा होता है भारत सरकार को आप जानते हैं। विभिन्न प्रणाली से, करों के माध्यम से, आय करों के माध्यम से वह धन भारत सरकार जुड़ा लेती है, और भारत में रहने वाले लोगों की उन्नति के लिए वह धन सरकार के काम आता है। इस कविता में यह दर्शाया गया है कि जो आयकर विभाग के कर्मचारी होते हैं, वह आयकर विभाग के कर्मचारी के कार्य करने की प्रणाली कैसी होती है, और जो आम आदमी है वह आम आदमी की आर्थिक परिस्थिति कैसी होती है, इस पर करारा व्यंग ओम प्रकाश आदित्य इस रचनाकार ने की है। बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, अर्थ अलग अलग लिया है। तो आइए हम उस कविता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता बहुत ही आसान है, उसका अर्थ लगाइए, बस आगे चलिए। तो ध्यान में रखो, दूसरी इकाई चौथी रचना छापा। मैं कविता का सस्वर गायन करता हूं, आप किताब की ओर ध्यान दें शुरू से अंत तक। आप जब कविता की ओर ध्यान देंगे तो इसमें क्या अर्थ है, इस दृष्टि से ध्यान दीजिए। आसान है, लेकिन अर्थ किस प्रकार लिए है। तो देखो पन्ना नंबर 65, कविता देखो। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैं जोश में आकर कहा, स्वर्ण मेरे अपने कालवे में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहां है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भाग होकर बोले, ये बताओ तुम्हारा नोट कहां है? परीक्षा में एक महीने पहले तैयार करूंगा तैयार।
वे गरज कर बोले, मेरा मतलब आपकी मुद्रा से है, मेरा मतलब आपकी मुद्रा से है। वे लरस कर बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। फिर वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई घर के खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तर को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 शुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी है। अपने असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उसे रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरे एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं चले जाते? जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, आप उन्हें निकलवा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहां कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखो अंत में दिया, देखो, गौरी बैठी छत पर। इस कहानी संग्रह में से यह कहानी ली गई है। कहानी संग्रह का नाम क्या है? गौरी बैठी छत पर। ऐसी बहुत कविताएं हैं और उन्हीं कविताओं में से एक कविता उन्होंने ली है, इसीलिए अंत में संदर्भ ग्रंथ होता है, उसका नाम होता है किस ग्रंथ में से, किस कविता संग्रह में से वो कविता ली गई है। कहानी हो तो किस कहानी संग्रह में से उस कविता ली गई है। देखो हम उसका विस्तार से अर्थ प्राप्त करेंगे। बच्चों आपकी समझ में आया होगा। एक तरफ देखा जाए, कौन है? आयकर विभाग के कर्मचारी, और दूसरी ओर कौन है? खुद लेखक। और लेखक आपको मालूम ही होते हैं, लेखक कैसे होते हैं, कितने बुद्धिमान होते हैं और वह अर्थ कितना विस्तार से बताते हैं। तो इसीलिए इस कविता में ओम प्रकाश आदित्य इस रचनाकार ने, जो आयकर विभाग के अधिकारी है, उसके छापे मारने की प्रणाली को बड़े हास्य व्यंग्य ढंग से प्रस्तुत किया है। एक और देखा जाए तो लेखक के घर आते हैं छापा मारने के लिए, और दूसरी ओर लेखक घर में मौजूद है। लेखक के घर क्या क्या देखते हैं, देखकर लेखक को कौन कौन से सवाल पूछते हैं, उस सवाल का लेखक कितने हास्य व्यंग्य इस ढंग से जवाब देते हैं। और इसलिए रचनाकार ने कहा है, जो आम आदमी होता है, आम आदमी की परिस्थिति कैसी होती है, वो अपनी परिस्थिति से कैसे झुंझलाता है, कैसे दिन काटता है, यह दर्शाने की कोशिश प्रस्तुत छापा इस कविता में बताई है। देखो कितनी आसान कविता है। पहली पंक्ति देखो, सरल अर्थ। मेरे घर में छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं, छापा किसके घर में पड़ता है। छापा मारने के अधिकारी जो होते हैं वह आमतौर पर छापा कहाँ मारते हैं, उसको पहले से ही सूचना होती है, प्रमाणित सूचना होती है।
जहां वो छापा मारते हैं उस घर में जरूर कुछ न कुछ उसे मिल जाता है, और यह प्रमाणित सूचना होने के कारण वह उसके घर छापा मारने के लिए जाते हैं। उसको सूचना मिली हुई होती है। अक्सर छापा किसके घर पड़ता है? जो धनवान होता है, जो अमीर होता है। सभी अमीर लोग सभी धनवान लोगों के घर छापा नहीं मारते। क्यों नहीं मारते आपको मालूम है? क्योंकि अक्सर अमीर लोग, धनवान लोग काफी ऐसे होते हैं कि अपने धन में से कुछ हिस्सा आयकर के रूप में भारत सरकार को देते हैं। और जिसका आय ज्यादा है, आय का मतलब होता है उत्पन्न, जिसका आय ज्यादा है और वह आय चुकाकर, कर चुकाकर अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और आय नहीं भरते, इसीलिए कुछ संदेह उत्पन्न होता है और इसीलिए आयकर विभाग के कर्मचारी उसके घर में छापा मारने के लिए जाते हैं। लेकिन अपनी कविता में ये जो लेखक है बेचारे बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि उसके घर में धन रखने के लिए, जो छोटे छोटे धान रखने के लिए पीपे होते हैं, वह भी खाली होते हैं। इतने गरीब है। और किसी ने गलत सूचना के आधार पर वो लेखक के घर आते हैं और बाद में कैसे पछताते हैं, लेखक को कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और लेखक इसका उत्तर किस ढंग से देते हैं, यह आपको ये कविता में देखना है। लेखक पहली पंक्ति में कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा, और छापा कैसा था? छोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा था। आयकर विभाग के कर्मचारी का छापा क्यों पड़ता है आपको मालूम हुआ? उसका उपयोग कैसा किया जाता है? प्रमाणित सूचना मिलती है, प्रमाणित सूचना दी जाने पर छापा मारा जाता है। लेकिन यहां छापा किसके घर पर पड़ा है? कवि के घर पर पड़ा है, रचनाकार के घर पर पड़ा है। वो भी बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा। ऐसे रचनाकार कौन कहते हैं? ओम प्रकाश आदित्य, बहुत बड़े कवि हैं। दूसरी पंक्ति देखो, वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? देखो उसका तरीका कैसा होता है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, उसकी पद्धति कैसी होती है। वो सीधे घर में आते हैं और घर में आते ही वो सारी जांच करते हैं, धन ढूंढ निकालने का काम करते हैं, और जो घर में होते हैं उसको तरह तरह के सवाल पूछते हैं ताकि असली धन का पता चले। तो उन्होंने कहा, क्या कहा देखो, वे बोले सोना कहाँ है? सोना का मतलब आप जानते हैं, सोना यह एक धातु है, वो बहुत कीमती है। आजकल तो वर्तमान पत्र में आप देखते हैं दिन ब दिन सोने की कीमत कितनी बढ़ रही है। और ऐसे जो अमीर लोग होते हैं जो आयकर नहीं देते, तो सोना के रूप में अपने घर में वो सोना रखते हैं। इसलिए सोना, पहला सवाल पूछते हैं सोने के बारे में। लेकिन आपको मालूम है कवि के घर में उसको सोना तो नहीं मिलता, लेकिन कवि गुस्सा नहीं करते, हंसी मजाक ढंग से, हास्य व्यंग्य पद्धति से वो क्या कहते हैं? कवि का अर्थ क्या है मालूम है? सोने का मतलब कीमती धातु नहीं जिसका अलंकार गहना बनाया जाता है, वह नहीं। कवि अर्थ किसका लेते हैं? सोने का मतलब होता है हम जब थकते हैं, रात को गहरी नींद सो जाते हैं, कवि इसका अर्थ लेते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। उसको क्या कहते हैं देखो, मैंने कहा इसका मतलब है, ओम प्रकाश आदित्य ने कहा मेरी आंखों में कई रात से नहीं सोया हूं। देखो सवाल किस तरह पूछा, सोने का मतलब उनसे कहा है एक कीमती धातु से, लेकिन कवि ने क्या कहा कि मैं कई रात से सोया नहीं हूं और वो सोना मेरे आंखों में है। तो इस पर वो रोष में आए। रोष का मतलब आपको मालूम है, कठिन युक्ता का अर्थ लिख लो, रोष।
रोष का मतलब है गुस्सा। यह जवाब देने पर उन अधिकारियों को गुस्सा आया और वो जोश में आकर क्या कहा, और क्या कहा देखो, स्वर्ण दो स्वर्ण। पहले उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा, सोना, एक कीमती धातु। और कवि ने तो कहा मेरी आंख में कई रात से सोया नहीं, तो सोने का ही दूसरा समानार्थी शब्द उन्होंने बताया, हमारा मतलब है स्वर्ण से। स्वर्ण का भी अर्थ होता है सोना, ध्यान में रखो, बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द है सोना और स्वर्ण, समानार्थी शब्द लिखिए। यह भी सवाल हमारी पूर्ति पत्र में आता है, तो ध्यान में रखो। उन्होंने कहा कि हमें सोने से मतलब क्या है, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब है कीमती धातु चाहिए, तो जोश में कहा स्वर्ण। तो कवि ने क्या कहा मालूम है, मैंने अपने कवि ने कहा कि मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने कविता में बिखरे हैं। आपको मालूम है कविता में जो शब्द होते हैं वो स्वर्ण अक्षर होते हैं, इसलिए कवि ने हास्य व्यंग्य पद्धति से उत्तर दिया, तुम्हें सोना ही चाहिए ना, तो मेरे कविता में बिखरा हुआ है स्वर्ण, और उन्हें मैं कैसे दे दूं, वो तो मैं दे नहीं सकता, कैसे दे दूं। और वे झुंझलाकर बोले। झुंझलाकर का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन, और इसलिए उसको सही जवाब नहीं मिल रहा था। कवि तो बहुत होशियार थे, व्यंग्य कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि कवि रचनाकार बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे, और वो कह रहे थे कि हमें तुम्हारा अधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अगला सवाल उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि हमें तुम्हारा अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब आप जानते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ाया। अर्थ का मतलब क्या होता है, सिक्का, पैसा, धन, जो चलन के काम में आता है। तो उनका मतलब है हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से इकट्ठा किया हुआ क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। अनधिकृत और अधिकृत दो शब्द ध्यान में रखिए, बहुत ही अर्थपूर्ण है। अनधिकृत का मतलब क्या होता है, जिसने आयकर नहीं दिया और अपने घर में धन इकट्ठा किया, उसे कहा जाता है अनधिकृत। आयकर का मतलब होता है टैक्स, और अनधिकृत का मतलब होता है टैक्स बचाकर, टैक्स न देकर जो धन इकट्ठा करते हैं। तो आयकर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब होता है पैसा, सिक्का चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा देखो, तो वे झुंझाकर बोले मुझे समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, जो तुमने इकट्ठा किया है, हमें पैसा चाहिए, सिक्का चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला लेखक के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई चिंता नहीं, झुंझलाहट की कोई चिंता नहीं। इसलिए कभी हंसते हुए जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं देखो, कभी अर्थ का मतलब क्या निकालते हैं, वो अर्थ का मतलब उसकी राय से कौन सा है, अर्थ यानी पैसा, संपत्ति, सिक्का। कभी अर्थ का मतलब क्या लेते हैं देखो, अर्थ मेरी नई कविता में है। कवि मुस्कुराकर जवाब क्या देता है, तुम्हें अर्थ चाहिए ना, वो मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, मैं देने के लिए तैयार ना हूं, कैसे दे दूं, अर्थ मेरी नई कविता है, उसमें ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ले लो, मैं कैसे दे दूं। ऐसे मुस्कुरा करके भी नहीं उसको कहा देखो सवाल कैसे पूछते हैं और जवाब कैसा मिलता है, अर्थ अलग अलग कैसा है, ये ध्यान में रखो। अगला सवाल, वे कड़क कर बोले। कड़क कर का मतलब क्या था, तेज स्वर में। उसको गुस्सा आया, ऐसे जवाब देते, सही जवाब नहीं देते, और अर्थ का अनर्थ कैसे करते हैं, दूसरा अर्थ कैसे लगाते हैं, वो भी अर्थ कवि की दृष्टि से सही कैसा है, ये उनकी ध्यान में आ गया, फिर भी कुछ नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं, वे कड़क कर बोले चांदी का है। चांदी आपको मालूम है एक सफेद रंग का एक धातु जो काफी नरम होता है, उसके गहने बनाए जाते हैं। सोना चांदी हम अक्सर कहा जाता है, वह भी धन के रूप में घर में इकट्ठा करते हैं, वो भी धन में पाया जाता है। सोना चांदी ये धन होता है। इसलिए अगला सवाल उन्होंने पूछा कि हमें क्या चाहिए, चांदी चाहिए।
चांदी का मतलब आप जानते हैं, असली अर्थ चांदी। तो लेखक ने क्या कहा देखो, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। आपको मालूम है आदमी यदि बूढ़ा हो गया तो उसके बाल कैसे दिखाई देते हैं? सफेद दिखाई देते हैं। और सफेद बाल जिसके हो गए हम क्या कहते हैं, अरे ये बूढ़ा हो गया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके भी बाल सफेद हो जाते हैं। और सफेद होने का तो कई कारण है, लेकिन अक्सर ये अर्थ लिया जाता है सफेद बाल वाले बूढ़े लोग होते हैं। और इसलिए उन कवि ने अर्थ लिया है सफेद बाल का मतलब है चांदी। इसलिए कवि ने भड़क कर क्या बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। इसका मतलब है कवि के बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। चांदी का मतलब सफेद बाल सो लिया कवि ने, और उसका मतलब है धन से। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत का मतलब है बेचैन। ये शब्द देखो कैसा लिखा है, उद्भ्रांत यानी बेचैन। वो बहुत बेचैन हुए, सवालों का जवाब असली मिल नहीं रहा था, इसलिए वो बेचैन हुए। और उन्होंने क्या कहा, ये बताओ तुम्हारा नोट कहां है, ये बताओ तुम्हारा नोट कहां है। आपको मालूम है नोट का मतलब होता है सिक्का, पैसा। ये भी धन के काम में चलन। जिसके पास होता है वो अमीर आदमी होता है, उसके इर्द गिर्द लोग कैसे मंडराते हैं, उसका राज कैसा चलता है, आपको मालूम है। इसलिए इस अर्थ पर वो क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, नोट चाहिए। नोट, नोट यानी पैसा, सिक्का। तो लेखक ने क्या जवाब दिया देखो, ये बताओ तुम्हारा नोट कहां है। नोट यानी रुपया से संबंधित रुपया। तो लेखक ने हंसकर जवाब दिया, परीक्षा से 1 महीने में तैयार कर लूंगा। नोट का मतलब आप जानते हैं, हम परीक्षा देते हैं और परीक्षा के कुछ दिन हम क्या करते हैं, नोट निकालते हैं। और नोट का अर्थ सरल क्या होता है, टिप्पणी। परीक्षा के समय जो निकाली जाती है वो टिप्पणी, जिसको नोट कहा जाता है। और लेखक ने वही अर्थ लिया कि नोट चाहिए तुम्हारे, तो तुम नोट चाहिए तो अभी महीने मेरे पास नोट नहीं है। और नोट मैं कब निकालूंगा, परीक्षा के 1 महीने पहले। इस तरह सवाल करते हैं, जवाब इस तरह मिलते हैं। कितने गुस्सा में आते, क्रोध करते, गरज कर बोलते, कभी कड़क कर बोलते। बोलने का ढंग देखो, आपको एक परीक्षा आएगा और अधिकारियों का बोलने का ढंग और कवियों का बोलने का ढंग ये ध्यान में रखो, कैसे बोलते हैं। तो कड़क कर, गरज कर, लहर कर, ये सब आपको लिखना होगा। झुंझला कर, भड़क कर, उद्भ्रांत होकर। तो वह अगला सवाल पूछते हैं, ये बता तुम्हारा नोट कहां है। तो कभी क्या कहते हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार कर लूंगा। वे गरज कर बोले, फिर गरज कर बोले क्रोध से, हमारा मतलब है आपकी मुद्रा से है, मुद्रा। तो उन्होंने कवि के समझ में नहीं आया, इसलिए नोट का दूसरा अर्थ उन्होंने क्या बताया, मुद्रा। मुद्रा का मतलब भी होता है नोट। ये दोनों समानार्थी शब्द है। नोट का अर्थ तो कवि ने उनको कहा 1 महीना पहले, परीक्षा के 1 महीना पहले तैयार कर लूंगा। और मुद्रा का अर्थ कवि किस तरह से लेते हैं ध्यान में रखो। तो कवि लरज कर बोले, लरज कर का मतलब है भयभीत होना। तो वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से। वे लरज कर बोले, कांपते हुए भयभीत हो गए, मुद्राएं अब मेरे मुख पर देख लीजिए। आपको मालूम है हास्य मुद्रा, क्रोधित मुद्रा, ऐसे मुद्रा के कई प्रकार हैं। आदमी का मन में बहुत मनोविकार होते हैं। कभी कभी आदमी बहुत खुश होता है, कभी कभी गुस्सा करता है, कभी कभी तिरस्कार की भावना होती है, कभी कभी दया उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे मन में भाव होते हैं, ऐसे भाव के हिसाब से हमारी मुद्रा बनती है, चेहरे की मुद्रा बनती है। चेहरे पर हमारा आईना दिखाई देता है। आप तुरंत कहते देखो, कोई आदमी गुस्से में होता, हम आप उसे पूछ लेते आज क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कोई आदमी हंस रहा तो क्या खुशी की बात है, आप तो बहुत खुश हो। और कभी कभी हम क्या करते, दया देख लाते हैं और तो कहते रे बेचारा तो गुजर गया, ये दया की भावना होती है। और भाव के आधार पर हमारी चेहरे की मुद्रा होती है। इसलिए मुद्रा का अर्थ कवि ने क्या बताया है, मुद्राएं आप तो मेरे मुख पर देख लीजिए, मुख चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। उन्होंने थोड़े विचार किया, अरे अब क्या बता रहे हैं, वो क्या जवाब देते। फिर शयन कक्ष में घुसे। सबसे पहले उन्होंने धन प्राप्त करने के लिए शयन कक्ष,
सोने की जगह, कक्षा, रूम, कमरा, शयन कक्ष। सोने के कमरे में गए, आपको मालूम है कहाँ कहाँ धन छिपाया जाता है, हम कहाँ कहाँ रखते हैं उसको मालूम हुआ आता है। इसलिए अभी देखो कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या ढूंढते हैं, ये सब आपको लिखना होगा। पहले आकर उन्होंने कहाँ घुसे, शयन कक्ष में घुसे और फिर फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रुई नोचना कपूस। पहले हुए एक तकिया था, फटा हुआ था वो। आपको मालूम है कभी कभी कुछ घर में ऐसे फटे हुए जो तकिया होते हैं उसमें भी नोट छुपा कर रखते हैं, उसको मालूम है कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसा भी होता है, चोर भी यही अक्सर काम करते हैं। लेकिन ये आयकर विभाग के कर्मचारी होते हैं, वो फिर सीधे शयन कक्ष में गए और शयन कक्ष में जाकर उन्होंने पहले क्या देखा, जो फटा हुआ तकिया था, वो फटा हुआ तकिया में जो रुई यानी कपूस, वो नोचने लगे, खींचने लगे, धीरे धीरे खींचने लगे, कुछ ना कुछ मिल जाए इसलिए। उन्होंने टूटी अलमारी देखी, उन्होंने टूटी अलमारी खोली। अलमारी यानी कुछ रखने के लिए जो रैक हम कहते हैं, कपाट, उसको अलमारी कहा जाता है, वह भी उन्होंने देखी। पहला क्या देखा, तकिया, फटा हुआ तकिया। दूसरा क्या देखा, एक टूटी हुई अलमारी। देखो आम आदमी का घर कैसा होता है, इससे पता चलता है कि यह घर किसका है। अमीर लोगों के घर में ऐसा फटा हुआ तकिया नहीं मिलेगा, टूटी हुई अलमारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुरंत बदल देता है, काफी पैसा होता है। आने जाने वाले उसके घर में मेहमान होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि इज्जत का सवाल होता है, इसीलिए वो क्या करता है, ऐसी चीजें खराब होने पर तुरंत बदली जाती है, दूसरी लाकर खड़ी रख दी जाती है। इसीलिए लेखक तो आम आदमी था, इसलिए तकिया भी ढूंढा, टूटी हुई अलमारी भी खोली, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। रसोई यानी जहां अनाज बनाया जाता है वो कमरा, और उसको आपको मालूम है रसोई घर जहां होता है तो बड़े बड़े पपिए होते हैं, पीपीए का मतलब है बड़े बड़े डिब्बे, कनस्तर, पीपे। तो वह भी उन्होंने रसोई की खाली पीपियों को भी टटोला। देखो घर में क्या क्या किया, फटे हुए तकियों के नुरी नोचने लगे, टूटी हुई अलमारी देखी और रसोई घर के खाली पीपियों को उन्होंने खोला, टटोला। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आप उनसे मेहमान आते हैं, वो पैसा देते हैं, तो बच्चे बड़े प्यार से क्या करते हैं, एक गुल्लक बना लेते हैं सिक्का डालने के लिए, हम उसे गल्ला कहते हैं। वो गुल्लक भी देखा। देखो कैसे होते हैं अफसर, कैसी होती है उसकी कार्य करने की प्रणाली, यह भी बताया साथ साथ में, ध्यान में रखो। हंसी व्यंग तो करो, मजा लो, लेकिन क्या वे कर रहे हैं, किस तरह जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसका काम कैसा होता है, शासन प्रणाली, कार्य करना की प्रणाली कैसी होती है, इसके बारे में करारा व्यंग किया। तो बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक खाली तत्व। सब में मिला एक तत्व, क्या, खाली खाली खाली। इसका मतलब है रिक्त रिक्त रिक्त, कुछ भी नहीं मिला, सब दे डाला, परेशान हो गए। कनस्तर को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड का मतलब होता है रिक्त संसार। ब्रह्मांड का मतलब है संसार, शून्य का मतलब है रिक्त। तो सब जगह सब खोल लिया, लेकिन सब में कुछ भी नहीं मिला, देखने लायक, मिलने लायक, जिसके लिए आए थे उसे कुछ भी नहीं मिला, खाली ब्रह्मांड। कनस्तर को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरे इतने निराश हुए, झुंझला रहे थे, अरण्य कांड मिला। अरण्य, आपको मालूम है अरण्य में बड़े बड़े पेड़ पौधे, लता बेली, कंकड़, पत्थर ऐसे होते, इधर सता बिखरे हुए होते। इसीलिए मेरे घर में आए और सब चीजें बिखरा दी, जैसे मेरे घर में अरण्य कांड का स्वरूप प्राप्त हुआ। अरण्य जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ, बिखरा हुआ। अरण्य कांड का मतलब यह लिया है बिखरा हुआ। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ध्यान में रखो, इतने बड़े बड़े अफसर, इतने बड़े बड़े अधिकारी उसके घर आए थे छापा मारने के लिए, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद
इतना समय व्यर्थ करने के बावजूद उनको कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वे अधिकारी निराश हो गए। उसके जो खिले हुए चेहरे थे फूल जैसे, वो मुरझा गए। कैसा हुआ देखो, बाद में क्या हुआ देखो। हम अभी तेजी से ये कविता पूरी करेंगे और उनसे विश्व हृदय में, विश्व हृदय यानी हमारे हृदय में बहुत भावनाएं इकट्ठा होती है, ऐसे इसको मतलब है विश्व हृदय। तो उसके विश्व हृदय में रौद्र की जगह करुण रस छा गया। रौद्र रूप, रौद्र रूप का आपको मालूम है, भयानक रूप। गुस्सा आता है तो रौद्र करते हैं, और गुस्सा करने के बजाय ये सब देखकर उसको दया उत्पन्न हुई लेखक के प्रति, लेखक के परिस्थिति के प्रति, और दया दिखलाने लगे। बहुत दया के भाव छा गए उसके चेहरे पर, उसकी मुद्रा पर। अरे हमने गलत काम किया, गलत सूचनाओं के अनुसार आपके घर आए, ऐसी भावना उसके मुखमंडल पर दिखाई देने लगी, उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। और इसीलिए उसके हृदय में कौन सा रस समा गया। रस के दो प्रकार दिए, रौद्र और करुण। जब गुस्सा करते तब हृदय में कौन सा रस होता है, रौद्र रस। और जिसके प्रति दया दिखाते हैं, जो देखकर हमारे मन में दया उत्पन्न होती है, और वो जो भाव बनते हैं हृदय में, वो होते हैं करुण रस। शिवाजी महाराज, आपको मालूम है उसका कार्य पद्धति, उसके वीर रस पूर्ण वो गीत, वो कौन सा रस होता है, शौर्य रस। खबरदार जर टाच मारुनी चाल पुढे चिंधड्या, उडवीन राई राही एवढ्या, वीर रस। ऐसे कविता में श्रृंगार रस, नारी का नक्शकांत वर्णन जिस कविता में होता है, उस कविता में कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस, विवत्स रस। ऐसे रस के 9 प्रकार है। और हमारी कविता में रस के कितने प्रकार आए हैं पूछा जाएगा। प्रस्तुत कविता में पाए जाने वाले रस, रस यानी भाव, हृदय में बनने वाले कौन से 2 भाव है, रौद्र करुण। ध्यान में रखो, हर एक पंक्ति पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, और दया की भावना से वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें बस गलत सूचना दे दी है। उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी, किसी के कहने पर ही वो छापा डालते हैं। इसलिए उन्होंने आखिर पछताकर उनको लेखक से कहा कि माफ कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी और आपके घर में चले आए। दया की भावना, अपने असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। वो सफल नहीं हुए, असफल। देखो, सफल असफल, विपरीतार्थ शब्द जिसको मराठी में कहा जाता है विरुद्ध अर्थी शब्द, विपरीतार्थ शब्द। एक शब्द दिया जाएगा और इसके अर्थ में कौन सा विपरीतार्थ शब्द का है बताइए, यह भी आएगा। कौन सा, सफल असफल। तो वह असफल हो गए, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। आपको मालूम है, यदि उत्साह होने पर, निराश होने पर आदमी क्या करता है, सिर झुका लेता है, उसको कुछ भी नहीं मिले, असफल क्या है, सिर झुका लिया और जाने लगे। तो उन्हें रोककर कहा, उन्हें रोककर क्या कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए। दुनिया का मतलब है पश्चाताप करके बहुत दुख प्रकट करना। तो वह कहते हैं कि निराश मत हो, सिर मत धुनिए। एक मेरी बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। देखो कितने होशियार है लेखक। वो क्या कहते हैं अंत में, ठहरिए, मेरी बात एक मानिए, आपके घर में, मेरे घर में यदि अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, आप तो मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अंत में लेखक ने क्या कहा, देखो अपना मत परिवर्तन किया। यदि मेरे घर में धन होते तो आप ले जाते, आप धन नहीं है तो मुझे कुछ धन देकर जाओ। प्रश्न आएगा, ध्यान में रखो। कवि ने अंत में अधिकारी को क्या कहा, मत क्या प्रकट किया, मेरे घर में धन होता तो आप ले जाते, अब नहीं है तो मुझे देकर जाओ। देकर क्यों नहीं जाते, तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते, जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। इसका मतलब सोने चांदी के पलंग और सोफे, इसका मतलब सचमुच के सोने चांदी के पलंग और सोफे नहीं, इसका मतलब है बहुत गरीब आदमी, बहुत अमीर आदमी। सोने चांदी के पलंग का मतलब होता है बहुत कीमती सोने चांदी के पलंग, बहुत कीमती पलंग, सोफे, जिसके पास अधिक पैसा होता है। तो लेखक कहते हैं कि जिसके घर में अमीरी का वो लक्षण होता है। दुर्बल का लक्षण क्या होता है, ध्यान में रखो, अर्थ कितना प्रकट होता है, फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी, ये गरीब का लक्षण।
और अमीर लोगों का लक्षण क्या है? अमीर लोगों का दो चक्का है, सोने चांदी के सोफे। ये देखो, ये उत्तर, ये जवाब आपको लिखना है। तो आप निकलवा लेते हैं, अमीर लोगों के घर सोने चांदी के सोफे होते हैं, आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका काम ही है वो निकल लो। धन प्राप्त करना है, जितना धन मिलता है आपका काम ही है वो निकाल लो, निकलवा लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरा कुछ कहना नहीं है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं है, इसका मतलब है जिसके घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत तंग है, जो निर्धन है, जो गरीब है, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, या कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का मतलब है जो लकड़ी का बना, सोने के लिए जो पलंग लकड़ी का बनाया हुआ, एक छोटा सा, जिसको बाग कहा जाता है, पलंग कहा जाता है। तो आखिर कवि ने कहा कि जिस घर में कुछ भी नहीं है, तो कम से कम हम क्या करिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस प्रकार ये जो ओम प्रकाश आदित्य, उसकी छापा, ये कविता, हास्य व्यंग्य कविता, दो अर्थ कैसे निकलते हैं, सही अर्थ कौन सा था और किस अर्थ में कवि उनसे बातचीत करते थे, अधिकारियों का छापा डालने का ढंग कैसा होता है, और आम आदमी की परिस्थिति कैसी होती है, जिसको अपने पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए 2 दफे भोजन नहीं मिल सकता, ऐसे भी लोग समाज में देखे जाते हैं। और जो अमीर आदमी है, अनाधिकृत रूप से धन इकट्ठा करते हैं और दिन ब दिन वो अमीर बनते जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन गरीब हो जा रहे हैं, अमीर लोग दिन ब दिन अमीर हो जा रहे हैं। अनाधिकृत रूप से कुछ अमीर लोग, कुछ, सब नहीं ध्यान में रखो, कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जो आयकर नहीं दे सकते और वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। उसके अपने भारत के प्रति वह आयकर नहीं दे सकते भारत के लोगों को उन्नति करने के लिए, और इसीलिए ये जो आयकर, ये हमारा डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, प्रमाणित सूचना मिलने पर ऐसे धनवान जो होते हैं, ऐसे अमीर लोग जो होते हैं, उनका धन खोजने के लिए एक प्रणाली है हमारे भारत सरकार के पास। वो है एक विभाग है, जिस विभाग का नाम है आयकर। समाचार पत्र में दिन ब दिन, आप समाचार पत्र में आप कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन में आप देखते होंगे कि आयकर के आदमी इनके घर छापा मारा, उनके घर छापा मारा, ये मिला, वहाँ मिला, क्या क्या देखा, कितने बजे छापा मारा, मारने की पद्धति कैसी है, छापा मारने के दौरान उस आदमी से कैसे सवाल पूछते हैं, उस आदमी ने कैसे सवाल दिए, कितना धन इकट्ठा हुआ, ये सारा समाचार पत्र में हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो कवि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अभ्यासी है, बहुत बुद्धिमान है, ओम प्रकाश आदित्य, उन्होंने एक आम आदमी का घर, और उस आम आदमी के घर में किस प्रकार गलत सूचना के अनुसार लोग आते हैं और कैसे बुरी तरह तंग करते हैं, इसका वर्णन हास्य व्यंग्य पद्धति से प्रस्तुत कविता में रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य ने दिया है। तो इस प्रकार आप देखो, आपको इस कविता के नीचे जो कृतिपत्र दिया है, वह कृतिपत्र में जो कृतियाँ है वो कितने आसान बन गए। देखो, आप कविता भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप तुरंत उसका जवाब देंगे, इतनी आसान कृतियाँ आपकी हो गई है। इसीलिए यह कविता की पहली 4 पंक्तियाँ, एक कविता का परिच्छेद दिया जाएगा, उस परिच्छेद 8-10 पंक्ति का वो परिच्छेद आएगा, 8-10 पंक्तियाँ उस कविता की दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि प्रस्तुत परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए। और कृतियों में जो सवाल पूछे जाते हैं वह सवाल पढ़ो और उस कृति का अभ्यास